कि बिना आर्थिक स्थिति सुधरे जो होता है ना वो सोशल नहीं हो सकता। चलिए स्टार्ट किया जाए। हो गया ऑन। चलिए इन्फ्लेशन, तो कल कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए थे लोग, तो आप देखिएगा उन जितने जो क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस का एक खास नेचर है। नेचर ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस पे हैं, तो या तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसा कि देखें डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और नहीं तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसी से संबंधित जो है। या फिर आपको ये मतलब डिटेक्ट करना था कि उसमें कि एक पर्टिकुलर जो है गिवन सिचुएशन में क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या जैसे आपका फिस्कल पॉलिसी हो गया या मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, है ना। तो जो क्वेश्चंस जो आपके हैं इन्हीं के इर्द गिर्द है। तो अब इनका है कि एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका हो, इसके साथ साथ जो है और क्या है कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो ज्यादा इसमें ये चेक करने वाली बात है। इसके अलावा कि कैसे इसको मेजर किया जाता है, तो मेजर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, कोई बताएगा? बताएं हम, ये याद आ रहा है? करेंट प्राइसेस पे जैसे नॉमिनल बाय रियल, ये परसेंटेज टर्म में, या फिर आप ऐसे कहिए जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। करेंट प्राइसेस मतलब मार्केट प्राइसेस, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? तो अब इसमें इस चीज को आप समझिए कि एक ये हो गया, फिर क्या था होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या सर्टेन आइटम्स और कमोडिटीज जैसे 637 के अराउंड इसमें होता था। और 2015-16 से आप देखिएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये मंथली निकलता है कि वीकली? आई, ठीक है। तो इसमें जो है ये चेंजेस किया गया। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो, तो ये जो इंडेक्स है इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग तय करते हैं कि इन्फ्लेशन आपका कहाँ गया। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है कि कंज्यूमर मतलब कि रिटेल जिसको कहते हैं ना, एक एक क्लास जो आई इंडिविजुअल्स जो है उस स्तर पे। और इसमें क्या है कि सर्टेन आइटम जो है ये रखे गए। तो आइए कुछ और जो कल कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें से एक दो और देखते हैं। जैसे ये देखिए, with reference to Indian economy, inflation, with reference to Indian economy, inflation, which of the following statements, हाँ आइए, statements is correct। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या स्टेटमेंट है।
पहला है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन in India is the responsibility of the government of India only. ये स्टेटमेंट सही है गलत है? The RBI has no role in controlling inflation. ये सही है गलत है? ये भी गलत है। चलिए तीसरा, decreased money circulation helps in the controlling inflation. ये सही है गलत है? हाँ? Increased money circulation helps in the country to control inflation. यही सेम सेंटेंस है, केवल डिक्रीज और इंक्रीज का फर्क है। अब बताइए तो इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन के संबंध में कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। जस्ट बिकॉज ऑफ ये ओनली जो है, ये यूपीएससी बताते हैं आपको, यूपीएससी प्रीलिम 2015 का ये क्वेश्चन है, 2015 है ना। तो अब देखिए, तो इन्फ्लेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आइए, आरबीआई हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सही स्टेटमेंट ये गलत स्टेटमेंट? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। पूरा मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज करने का क्या मतलब हो गया? मनी सप्लाई को आप कम कर रहे हैं। तो मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा कि नहीं? मनी सप्लाई बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट घटता है। इस मनी सप्लाई के बढ़ने के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस इन्फ्लेशन को आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ये क्या कह रहा है कि डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन मतलब कि जो पैसा जो क्या है, एंटायर मनी ऑफ द इकोनॉमी जो जा रहा है आपका, मुद्रा की आपूर्ति आप जो कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं। तो उसको हम जब कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? क्या कंफ्यूजन आपको बताइए? परचेजिंग पावर, हाँ, देखिए वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग जो इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइस राइज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्राइस राइज जो आपका बढ़ रहा है तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं कि ये जो कमोडिटी है वो आप नहीं खरीद पा रहे हैं। अब आपका जो क्या है उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब कि 10,000 रुपए में आप वो सामान खरीद रहे हैं जो आज से 1 साल पहले आप 8,000 रुपए में खरीद रहे हैं। यही मतलब हुआ इन्फ्लेशन का। अब ज्यादा पैसा अगर मार्केट में आप जाएगा तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन लोगों का बढ़ेगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भाई प्राइस कैसे बढ़ जाएगा? कोई मूवी रिलीज कर रही है, कोई मूवी, तो उसका टिकट जो है वो कैसे इन्फ्लेट किया जाता है?
प्राइस कैसे जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखने जाएंगे, आईपीएल का मैच हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो क्यों? पहले ही से ज्यादा, मतलब कि क्या है कि सप्लाई ज्यादा हो गया, यही तो इन्फ्लेशन है ना। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो 200 का टिकट है 250, 250 का 2500 कर दो तो लोग कम हो जाएंगे। तो यही सिंपल चीज है कि ज्यादा पैसा आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा कि सब लोग जो है, फिर वो एक यही तो संतुलन बनाना है कि ना ज्यादा है ना कम करना है, दोनों के बीच में। इसी को तो बोलते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन पे नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं, मतलब कि एक संतुलन होना चाहिए। तो वही जो बैलेंस जो अप्रोच होता है ना, जो जीवन का भी वही यहाँ भी है, बस यही दिमाग में लगाइए। ठीक है, ऐसे भी ये दो, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, ये नहीं हुआ। ठीक है, डिफ्लेशन नहीं, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, डिफ्लेशन होता ही है, इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया। फोर्थ ऑप्शन किसके लिए डिफरेंट? अच्छा, आपका ये कहना है कि इसके जगह अगर डिफ्लेशन होता तो क्या होता? हाँ, सही कह रहे हैं, गुड, संभावनाओं की तलाश। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन जो आपका ये कह रहा है, चलिए एक स्टेटमेंट वाइज है, ये काफी रिसेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, इन द पोस्ट पैंडेमिक recent past, many central banks worldwide had carried out इंटरेस्ट रेट हाइक। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक्स जनरली assume that they have ability to counteract the rising consumer prices via monetary policies। पॉलिसी मींस मतलब ये जो इन लोग के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर का है, यूपीएससी 2023। जाहिर सी बात है कि कोरोना के बाद ही आप देख रहे होंगे, ये सबसे रिसेंट। और ये क्वेश्चन कंसीडर किया जा रहा था कि वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से, एजर्सन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं ये वही वाला है। तो आगे का रेस्ट ऑप्शंस आप छोड़ दीजिए, अभी केवल स्टेटमेंट पे आप फोकस कीजिए और बताइए कि आप लोग जो अभी तक पढ़े हुए हैं इसके आधार पे इसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन तो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, कौन सा? तो इसमें यह तय करना है कि दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर सही है तो क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, जो एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बस यही बताना है। बताइए तो। बोलिए क्या कह रहा है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हो गया?
हाँ, जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिजर्व बैंक, ये समझ ही रहे, वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट्स हाइक। सही स्टेटमेंट है कि नहीं? इंटरेस्ट रेट हाइक कब करेगा? कैसे गलत स्टेटमेंट है? Central banks generally assume that they have ability to counterattack the rising consumer prices via monetary policy में। ये सही है कि नहीं? कौन आरबीआई फंक्शन है? हाँ तो ठीक तो है, मॉनेटरी पॉलिसी केवल आरबीआई थोड़ी, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व उनके यहाँ भी तो मॉनेटरी पॉलिसी है ना। हाँ तो ठीक तो है, सेकंड वाला जो है ये सही है, और फर्स्ट वाला क्या है? वो भी सही है। पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट में वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट। जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ तो उसके बाद से क्या हो गया? जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ तो इंटरेस्ट रेट को ये हाइक किए, और इसी वजह से ये क्या हुआ, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। पोस्ट पेंडेमिक, ड्यूरिंग पेंडेमिक, थोड़े उसके बाद से क्या हुआ, जब प्रोडक्शन और ये सब है तो अचानक से आप मान लीजिए जीरो पे, उसके बाद से ये बढ़ा, यही तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है, और ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके बाद से क्या होगा? हम वही कह रहे हैं ना कि जैसे उसके बाद की स्थिति क्या हुई थी, पोस्ट पेंडेमिक एरा की बात कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं ना। जैसे कि जब आपका रिसेशनरी फेज थोड़ी ये कह रहा है, जब इन्फ्लेशन, जब भी वर्ड इन्फ्लेशन आए तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स आप लोग पढ़े, उसमें क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2023 का लास्ट ईयर क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात? एक और क्वेश्चन है, इसको समझिए, और जो आप लोग को हम बताते हैं उसका, इसमें एक देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग likely to be, और इसको नोट भी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी होने वाला है, टू बी द मोस्ट, और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट रूप में, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन जो है इन्फ्लेशनरी, मतलब इसका इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है ये पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ मेजर्स जो है या फिर कुछ आपको फेनोमेन ये आपका, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है। दूसरा, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। ठीक है। तीसरा, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स to finance budget deficit. Next, creation of new money to finance budget डेफिसिट। ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी 2021।
और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो ये एक नेचर ऑफ क्वेश्चन होता है, ये अकेला एक क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको समझ लिए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसका वही आंसर होगा। एक चीज आपको और हम बता देंगे, क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या है? ये कह रहा है कि ये जितने जो है ना, ये क्या है, ये सारे इन्फ्लेशनरी जो है वो प्रेशर जो है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर सिस्टम पे वो देते हैं इकोनॉमी पे, स्पष्ट तौर पे चीज हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा किसका प्रभाव होगा? हाँ, फॉलोइंग लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, जो इसका प्रभाव होगा ना वो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा होगा। और एक चीज समझिए, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए, अब आ जाइए यहीं पे, अब आप सब्जेक्टिव जो एग्जाम देते हैं, जो मेंस एग्जामिनेशन है ना, कि इनमें से इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पे, या जो कई बार उसकी भाषा क्या होती है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है कैसे इकोनॉमी पे क्या अपना एक इंप्रेशन छोड़ते हैं, कैसे इन्फ्लेशन के तौर पे। तो इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कौन बढ़ाएगा, क्या क्या उसके पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब है कि इसमें से इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा बताइए पहले? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनांस बजट डेफिसिट। आपका बजट क्या है, वो डेफिसिट में है, घाटा में है। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एस्टिमेट्स है, इसका मतलब समझिए, डेफिसिट का मतलब कि जो आपका एस्टिमेट्स या एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर, ये क्या है, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, ये ग्रेटर देन जो आपके रेवेन्यूज हैं, है ना, जो एस्टिमेटेड आपका रेवेन्यू है, मतलब कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो ज्यादा है, तभी तो ये हो रहा है ना। तीन ही सिचुएशन हो सकता है नॉर्मली, तो ही है क्या, या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या रेवेन्यू ज्यादा होगा। और तीसरा जो है वो आइडियल केस है कि दोनों जो है इक्वल है, वो एक एकेडमिक पर्पस के लिए ठीक है कि क्या एक बैलेंस्ड बजट जिसको कहते हैं, है ना। लेकिन और प्रैक्टिकल जो पर्पसेस के लिए एस्टिमेट्स जो आपके एक्सपेंडिचर क्या है वो ग्रेटर देन है, तो ये इसका मतलब है कि आप डेफिसिट में है। अब जब ये डेफिसिट है तो इस डेफिसिट को कैसे आप फिनांस कर रहे हैं? तो फिनांस करने का तरीका है कि पहले आप कर रहे हैं कि आप बोरिंग कर्ज लीजिए, किससे, पब्लिक से। ये गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपने पब्लिक से क्या किया, फिनांस किया। तीसरा ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फिनांस बजट। बैंक से मतलब किससे आप कीजिएगा, आरबीआई से आप बोरो कर रहे हैं, है ना। तो बैंक से आप क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं अपने बजट डेफिसिट को फिनांस करने के लिए, घाटा हुआ है मतलब आपका खर्च ज्यादा है। और लास्ट ये ऑप्शन क्या कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, एक नई मुद्रा का आपने क्या किया, क्रिएशन किया, जो फिनांस आपका ये बजट डेफिसिट कर। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये आपका कौन सा ज्यादा इसमें इफेक्ट छोड़ेगा, इन्फ्लेशन। ये सब इन्फ्लेशन ही बढ़ाएंगे। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट अगर मान लीजिए कि पब्लिक डेट मतलब क्या कि लोगों से ये कर्ज लिया गया है, तो पैसा उसका क्या आप लौटा रहे हैं, तो पैसा कहां जा रहा है, पब्लिक के पास। तो ये भी क्या है, एक तरीका होता है किस चीज का, इन्फ्लेशन ये बढ़ने का। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रभाव इन्फ्लेशन पे किसका पड़ेगा, ये आप लोग को बताए भी हैं, कल ही पढ़े भी हैं लोग आप लोग। और सोचिए, ये लास्ट वाला जिसको बोलते हैं प्रिंटिंग मनी। जी, ये केवल आप शब्दों की जिसको कहते हैं कारीगरी में फंस गए। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फिनांस बजट डेफिसिट, ये क्या कह रहा है, प्रिंटिंग मनी। अब इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं भी वर्ड प्रिंटिंग मनी आ जाए या नई मुद्रा का जो है चलन, अगर हिंदी में आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वही आंसर होगा आपका। वो सब कहानी है, वेनेजुएला है, जिम्बाब्वे है, हिटलर का है, ये सब कहानी आप जान रहे हैं। उसको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में, क्लास क्वेश्चन में, वो यहाँ तो वेनेजुएला नहीं दिखाई दिया आपको, अब यहाँ हिटलर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या प्रिंटिंग मनी ये कह रहा है, ठीक है। तो न्यू मनी को आप क्रिएट किए, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्रिंट कर रहे हैं,
तो ये सब जो है, तो इसका देखिए क्वेश्चंस का बहुत लिमिटेड, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लिमिटेड स्कोप ही है, लेकिन क्या है ये घुमाते हैं। ये क्वेश्चन अगर इसके पहले वाला भी, उसके पहले वाला भी देखिए ये कि ओनली ये शब्द जो है, ध्यान दे दिए। तो ये आपका, और आपका इन्फ्लेशन से कुछ और क्वेश्चन किए ही चलो, अब आपका लगभग हो गया। एक और देख लीजिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, other things remaining unchanged, market demand for a good, market demand for a good might increase, if price of its substitute increases। दूसरा, price of its complement increases। Next, the good is inferior good and income of the consumer, income of the consumer increases। ठीक है, नेक्स्ट, its price falls। ठीक है, its price falls। ये जो है आपका 2021 में देखिए इन्फ्लेशन से कितने क्वेश्चन आया, 3 4 5 आपको यही मिल गए। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ये है कि इसमें मोर देन वन भी आंसर है, वो आप विकल्प आपको नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोग केवल आप स्टेटमेंट पे अभी रिएक्ट कीजिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? अदर चीज को कांस्टेंट रख दिया जाए, इसको भूल जाइए। सबसे पहले इस पार्ट को हटा दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आइए, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। किसी भी मतलब वस्तु है या कमोडिटी है, उसका डिमांड कब बढ़ता है? ऑप्शन से, हाँ, क्वेश्चन समझे हैं? बहुत इजी लैंग्वेज है ना, कि मार्केट डिमांड किसी भी सामान का कब बढ़ेगा। तो पहला कह रहा है कि प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, जो उसका सब्स्टिट्यूट है अगर उसका प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है। ये सही है कि गलत है? नहीं, सब्स्टिट्यूट पहले एक एक करके आइए। सब्स्टिट्यूट किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप स्प्राइट पीते हैं, ठीक है, और स्प्राइट पी रहे हैं और उसका जो है स्प्राइट का जो है प्राइस है कितना, 20 रुपये, और स्प्राइट वाला ही टेस्ट मिल रहा है, कौन उससे मिलता है? 7 अप, है ना। या आप ऐसे समझिए माजा और ये माजा का सबसे स्लाइस, वेरी गुड, स्लाइस, हाँ, तो माजा और स्लाइस, तो माजा मिल रहा है 20 रुपए का और स्लाइस मिलने लगा 18 रुपए का। तो अब क्या कह रहा है कि
अब प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, तो माजा 20 रुपया है तो चलो 2 रुपया उसका सब्स्टिट्यूट वही मिलता जुलता टेस्ट है, तो उस गुड का क्या होगा? जैसे कि चाय को आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कॉफी को चाय से, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। आई बात समझ में कि ये नहीं है तो चलो इससे भी काम चला लेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स इसी को कहते हैं कि जैसे कि सेम सिमिलर, अगर आप उसको ये कहिए कि उसको, जैसे कि आप ऐसे समझिए ना कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्रिकेट में किसको कहते हैं? बैट्समैन को बॉलर से तो नहीं सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, है ना? अगर कोई, अच्छा उसमें भी और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाइए तो कोई ओपनर बैट्समैन को आप हटा रहे हैं तो उसके जगह किसी ओपनर बैट्समैन को सब्स्टिट्यूट लाइएगा। हाँ, तो मोर और लेस वो क्या है, सिमिलर। तो अगर उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे को क्या कहिएगा? नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? दो प्लेयर है हमारे पास, किरण पोलार्ड और क्रिस गेल, दोनों जो है पावर हिटर है, ठीक है। क्रिस गेल जो है उसको हमको आईपीएल के लिए ऑक्शन करना है, तो क्रिस गेल का मान लीजिए कि वो समवेयर अराउंड 10 करोड़ रुपया मांग रहा है। पोलार्ड जो है वो कह रहा है कि 8 करोड़ में इसको मना लेंगे सर, तो 2 करोड़ बचाओ ना भैया। आई बात समझ में? तो वही तो चीज कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ इज सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ, कब वो बढ़ेगा? जब उसके सब्स्टिट्यूट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब हो गया कि एक की कमी को दूसरा जो है वो पूरा कर रहा है। एक पावर हीटर है और दूसरा क्या है कि वो खड़ा है पिच पे, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो है आपको ये क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसका इस पर नहीं फर्क पड़ा। द गुड इज इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। आपका मान लीजिए कि 1 करोड़ से, कल ही हम ये चर्चा कर रहे थे इंफीरियर गुड कि मतलब कि आपका इनकम 1 लाख से 2 लाख हो गया है, ठीक है। अब इनकम है तो ऐसा थोड़ी है कि आप 1 किलो की जगह 2 किलो नमक जो है कंज्यूम करने लगिएगा। समझ में आ रहा है? तो जो इंफीरियर गुड है, या फिर आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे सर्टेन गुड्स हैं जिनका क्या है कि एक इससे इस लिमिट से ज्यादा आप कंजम्पशन नहीं कर सकते, आप लग्जरी गुड्स के तरफ फिर बढ़िएगा। आई बस समझ में? और लास्ट क्या है? इट्स प्राइस फॉल्स। जाहिर सी बात है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये नॉर्मल है। तो 1 एंड 4 जो है ये आपके आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप इसको कहिए कि इसको कैसे हम नॉर्मल पैरेलल्स में एक देश दुनिया व्यवहारिकता इसको देखते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही चीज है। अब ये तब होगा जब आप इसको डिकोड कर पाइए। क्लियर हो गया? एक बार फिर से सब क्वेश्चन देख लीजिए। यही है इन्फ्लेशन का अब तक का जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी का कल और आज हम लोग जो किए इस चैप्टर से। और आप रिसेंटली देखिएगा कि 2021 और इधर मतलब 2022-23 इस दौर में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग कंक्लूड कर दें कैसे? तो ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हो गए, किसका इन्फ्लेशन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब विच वन इज लाइकली, मतलब कि क्या इम्पोज इन्फ्लेशनरी। उसके बाद से इन्फ्लेशन में क्या क्या जो मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स दिए गए हैं, ये फिस्कल पॉलिसी में कैसे टूल्स हैं, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सारा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट हो गया आपका, और क्या था, टैक्सेशन पार्ट, यही आपका टोटल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इसके अलावा कितने तरह के इन्फ्लेशन हो गए, तो इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, रिफ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, है ना। ये जो क्वेश्चन, अब यही इससे आपके ओल्ड क्वेश्चन है, और रेस्ट जो है आप इसमें और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और आपको देखते हैं क्वेश्चन जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग पढ़े लोग उससे संबंधित। आरबीआई एक्ट्स
एज ए बैंकर्स बैंक। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दिस वुड imply which of the following? क्वेश्चन समझे? आरबीआई क्या करता है? बैंकर्स बैंक है, मतलब कि बैंकों का बैंक है। तो इससे आप क्या इंप्लाई, मतलब इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है ना? हाँ, तो अब आते हैं लोग, अब एक एक करके ऑप्शन। पहला ये कह रहा है अदर बैंक्स retain their deposits with आरबीआई। ठीक है। दूसरा, द आरबीआई lends fund to the commercial banks in times of need। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला क्या कह रहा है कि अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, दूसरा कह रहा है आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जब जरूरत हो तो उस समय में ये क्या कर रहा है, ये उनको लेंड कर रहा है। थर्ड है द आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स on monetary matters। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम वो ऑप्शन आप लोग को दे ही नहीं रहे है ना, ताकि आप लोग उसकी निर्भरता आप लोग की ऑप्शन पर नहीं है कि एक दो सही है तो दो सही है, तीन, आप बस स्टेटमेंट पे बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया वो बोलिए आप लोग। बताइए। सेकंड एंड थर्ड? क्या सेकंड? वही सही है। अच्छा, और ठीक है, और बताइए, आप बताइए। दो सही है, केवल दो सही है, सेकंड और थर्ड सही है। आप लोग बताइए। तीनों सही लग रहा है। पीछे आप लोग? तीनों सही लग रहा है, वेरी गुड, तीनों सही है। बैंकों का बैंक है तो बैंक क्या करती है? अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन, इसी को बैंक कहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? सारा ये कम डिपॉजिट वो कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो डिपॉजिट वो ले रह सकता है कि नहीं? तो बैंक का यही काम है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये बताइए, ओवर थिंकिंग इसको आप कह रहे हैं, ये इसलिए ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन देते तो आप सही बनाते, ऑप्शन नहीं है इसलिए थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऑप्शन में वो विकल्प था ही नहीं, तो आप सीधे वही कि इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है, ये बचाइए, सब ऐसा नहीं बने। आप देखिए कि आप अपना नॉलेज डोमेन जो है उसके हिसाब से बताइए। तो ये बैंकों का क्या काम होता है? अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका मतलब है कि बैंकों का बैंक। अब ये क्वेश्चन है कि जब वो बैंकर्स बैंक है तो इस कैपेसिटी में, जैसे कि आप ये समझिए कि आपके पास जो है मैजिस्टेरियल पावर भी है और आपके पास रेवेन्यू का भी पावर है, मतलब आपकी दंड भी दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं,
आप जो है कलेक्शन जो कर सकते हैं रेवेन्यू का वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो ये क्या बता रहा है कि इनके पास बैंकर्स बैंक के तौर पे है, ये रेगुलेटर है, सुपरवाइज जो सुपरविजन जो है ये भी वो कर सकता है। और यही आपके पॉइंट्स हो गए। आरबीआई इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज अगर लिखना हो, आप लोग पहले भी लिखे और ये भी। दूसरा क्या है, आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत में काम आए। इसका क्या मतलब होता है, इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ये भी बोलते हैं। फिर क्या, द आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, बिल्कुल सही है। इसलिए स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बन जाना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ जिसको कहते हैं, रेफर्स टू ए बोरोइंग बाई scheduled commercial banks from the आरबीआई। ठीक है। सेकंड वाला, लेंडिंग बाई commercial banks, lending by commercial banks to industry and trade। क्लियर है? तीसरा, परचेज एंड सेल of government securities by the RBI। Last, none of the above। ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2013 प्रीलिम। बताइए, कुछ पूछना ही नहीं है इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे बना, देखते ही रिएक्ट किया। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो है। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, ये नहीं होगा। ओएमओ से यही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? और ओएमओ से जो अभी तक क्वेश्चन आया है, एक ये हो गया, एक बार 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और इधर रिसेंटली जो है उस पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक दो और क्वेश्चन इस पर देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से जो है। ठीक है, अब इसमें है, which of the following is purposes of statutory reserves requirement? Which of the following is or are for the purposes
purposes of statutory reserve requirement. ठीक है, चलिए पहला है टू इनेबल द central banks to control the amount of advances the bank can create. Next one, to make the people's deposits with banks safe and liquid. ठीक है, थर्ड वन टू प्रिवेंट द commercial banks from making excessive profits. ठीक है, लास्ट वन टू फोर्स द banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirement. बताइए, मोर देन वन भी हो सकता है इसमें। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर द पर्पसेस या पर्पस जो भी कह लीजिए ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कौन सा होगा इसमें से? बी क्या है? ये कह रहे हैं पीपल्स डिपॉजिट्स विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, एसएलआर जो हम लोग पढ़े थे, ये क्या था? स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज, ये क्या था? बताइए। मतलब एक कानून बना के, स्टैट्यूट बना के आपको क्या करना है? रिजर्व्स को रखना है, मतलब कि बैंकों को मेंटेन करना है। जैसे दो था ना, एक एसएलआर था और एक क्या था? सीआरआर। ये क्या था? कैश रिजर्व रेशियो।
बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि बैंकों को सर्टेन जो परसेंटेज है उतना क्या है वो आरबीआई के लिए पार्क कर देना होता है। और जब स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब है कि ये अगर आप नहीं पार्क कर रहे हैं तो आप दंड के भागी होंगे। आई कानून बना के जो है वो बनाया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, यही तो पूछ रहा है कि क्या इसमें से पर्पस है या फिर पर्पसेस है। वैसे आपको हम हिंट भी दे दिए हैं। चलिए बी से अब आप आ गए सी पे। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। प्रॉफिट का तो बात ही नहीं है। और बताइए, मतलब अब तुक्का लगाने लगे, यहीं से पता चल जाएगा। वो लोन की बात कह रहा है ना कि भाई आप उतना पार्क कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो लोन नहीं कर रहा। प्रॉफिट्स का तो नहीं है, वो एडवांसेस अगर होता तो। प्रॉफिट की बात ही नहीं है, वो लोन ज्यादा करता। लोन मान लीजिए अगर नहीं दिया बैड डेट हो जाएगा, ये आप कैसे तय कर लिए कि लोन की रिकवरी हो, तो फिर वो तो सेकेंडरी आप जो न करें उसके बाद वो सेकेंड स्टेज हो रहा है ना। नहीं बताइए, इसीलिए लास्ट में पर्पस यही वाला है, सही बोल। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस ऑफ, इसीलिए तो लास्ट में पर्पस लिखे, पहले पर्पसेस लिखे थे और पर्पस। हमको क्या मालूम आप लोग इतना ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। आंसर हम आपको दे ही दिए थे, पहले पर्पसेस लिखा था बाद में पर्पस किया। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी सिविल सर्विसेज खासकर यूपीएससी का या क्वेश्चन रहेगा तो उसमें इस तरह का अगर रहा, ये भी एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। पहले ये केवल प्लूरल में पूछा जाता था, पहले अगर पुराना पेपर देखिएगा जैसे भी चैप्टर फॉलो करते पर्पसेस, तो पर्पसेस का तुरंत दिमाग में आए कि मोर देन वन ऑप्शन होगा। अब पर्पस अगर है तो ये क्लियर हो जाएगा कि केवल एक ही आंसर है, और दोनों अब दे दिया कि मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। क्वेश्चन को कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी जो है आप ये प्रैक्टिस के बाद ये आता है। समझ में आ रहा है। इनमें से कौन है ना, इनमें से कितने, फर्क आ रहा है दोनों में, यही है। नेक्स्ट देखिए, चलिए एक क्वेश्चन यहीं से थोड़ा सा, हालांकि ये अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी आप इसी से समझ लीजिए इसको। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपीएससी 2014, ठीक है। A short term capital provided to industries, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप capital provided to new, next funds provided to industries at times of incurring
लॉसेस, डबल एस है, लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, फंड्स प्रोवाइडेड फॉर replacement and renovation of industry। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये वर्ड सुने होंगे तो, नहीं सुने हैं तो जो आंसर है वही इसका। वेंचर कैपिटल किसको कहता है? और क्वेश्चंस हैं इसमें, बताइए। क्या हो गया? नहीं समझ में आया है। वेंचर कैपिटल, अगर कोई वेंचर क्या है? नया वेंचर कोई आपको स्टार्ट करना है, मतलब कोई नया उद्यम, नया कोई स्टार्टअप, आप समझ गए? हाँ बिल्कुल, इन लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर। ये इसलिए क्योंकि स्टार्टअप ये सब जो है चर्चा में काफी है जो नहीं, तो इसलिए क्योंकि उस समय आप देखिएगा कि ये स्टार्टअप इंडिया या इस तरह का जो है गवर्नमेंट काफी उसको ये प्रमोट करना ये चाह रही है। तो ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप देखिए कि सब क्वेश्चंस के मूल में एक खास जो है एक पैटर्न छिपा हुआ है। कितना 3-4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हम लोग, है ना? ये देखिए, एक एक करके फिर से आइए, इसको छोड़ना नहीं है। एक चीज आपको बता दें, जो एक ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन बना दिए उसको हो गया, उसको जब तक इन क्वेश्चंस का खास ये देखिएगा कि एक साल, जैसे कल भी हम बता रहे थे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पूछा है, अगले साल एक्सपेंशनरी पॉलिसी पूछा है, और जो ये ऑप्शंस हो रहे हैं वो अगले साल जो है आप देखिएगा वो क्या है, उन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल करके ये जो है बनाया जाता है। अब जैसे देखिए कि इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये लैंग्वेजेस में ओनली, आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा रहे थे उसमें वर्ड क्या था? ओनली। जैसे 16 आर्टिकल जब हम लोग पढ़ रहे थे, ओनली वर्ड्स का मतलब है कि केवल और केवल, है ना? इफ एंड ओनली इफ अगर है, यदि मतलब कि, और या आई डबल एफ अगर है, इफ एंड ओनली इफ, एंड और ये दोनों वर्ड है, तो ये सब ध्यान में रहिएगा। RBI has no role in controlling inflation. Decreased money circulation helps in controlling inflation. ठीक है, तो क्या इसका आंसर था? थर्ड, वेरी गुड। क्यों है क्यों नहीं है, ये हो गया आपका कि पोस्ट पेंडेमिक, और उसके बाद से सेंट्रल बैंक क्या करता है, जब भी इन्फ्लेशन को करना है तो कंज्यूमर प्राइसेस और ये इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्या था? इन्फ्लेशनरी, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो प्रिंटिंग मनी, ये दिमाग में हमेशा डाल लीजिए। प्रिंटिंग मनी, प्रिंटिंग करेंसी ऑप्शन है, तो एकदम इट इज साउटिंग दैट आई एम द आंसर, बस उसको सिलेक्ट करना है। भाषा बदल जाएगी, अब प्रिंटिंग करेंसी नहीं गए तो कह देगा कि न्यू क्रिएशन, वो जो इतना घुमा रहा है ना वो लैंग्वेज में बस, आप उसके जो कोर को बस पकड़िए। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, उसको हटा ही दीजिए। मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, और क्या है, तो प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, और दूसरा इट्स प्राइस फॉल्स। नेक्स्ट क्या था कि आरबीआई जो है बैंकर्स बैंक की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस है? तो ये वही काम कर रहा है जो बैंक करती है। तो बैंक क्या करती है, तो आपको ये लेंड करता है मनी, फिर क्या करता है, अदर जो है डिपॉजिट वो लेगा, क्योंकि बैंक का डेफिनेशन ही क्या है, द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन, यही काम यहाँ पे कर रहा है। आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओएमओ क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया है, तो ये हम उम्मीद नहीं कर रहे कि ये क्वेश्चन जो है ये आएगा, लेकिन किस रूप में आ सकता है कि ओएमओ का इस्तेमाल जो है
इन्फ्लेशन को कैसे, जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें सिक्योरिटीज को बाई किया जाएगा कि सेल किया जाएगा, ये मेरा मतलब जो एंटिसिपेशन है, इस तरह से पूछा है, इतना डायरेक्ट अब नहीं आएगा, बट एनी ये देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स रिक्वायरमेंट्स का क्या हो गया, तो ये आपको एडवांसेस जो, ठीक है। फिर क्या था, वेंचर कैपिटल जो है इसको क्या कहते हैं, चलिए एक और नेक्स्ट इसी में आते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वही केवल चलिए, ये लास्ट जो है इधर क्वेश्चन आया था 2013 लास्ट ईयर, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स, ठीक है। पहला गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, नेक्स्ट ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, हाउ मेनी ऑफ द एबव included in capital market, बताइए। बोलिए। और एक क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए। ट्रेजरी बिल जो है ये क्या है, आरबीआई आपका कैपिटल मार्केट में, ये तो आ ही गया पहला, स्टॉक मार्केट। और बताइए। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट मतलब ओवरनाइट बोरोइंग जो होता है उसके विषय में, किस रेट पे जो है, जैसे कि ओवरनाइट बोरोइंग, ये कुछ भी ये परसेंटेज आ सकता है, मतलब कि आपको अचानक से जो है पैसे की जरूरत हो गई इंस्टीट्यूशंस के ये। तो अब कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कुछ क्या होता है, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बताएंगे ना, तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। तो इसमें एक डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया और कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो आप कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं, तो कैपिटल मार्केट कहते हैं जहां पे आप क्या कर रहे हैं कि आप जैसे कि स्टॉक खरीद रहे हैं, है ना, या आप मान लीजिए किसी तरह का आप बॉन्ड जो है वो ले रहे हैं, है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो गया या अदर भी हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल जो है ये क्या है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, और आप डायरेक्ट जो है आरबीआई से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी और मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, वेरी गुड, आरबीआई। इस हिसाब से एक ये हो गया, और कौन हो गया आपका, बताइए। तो अब जैसे कि गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, आप चाहें तो है कहां से ले सकते हैं, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट जाने की जरूरत है, कैपिटल मार्केट में
इसलिए 2 हो गया आपका। सिंपल ऐसे ही इसको निगेट करना है। चलिए एक और आ गया नेक्स्ट आपको कॉल मनी मार्केट। जैसे कि उसमें क्या होता है ना, जैसे कि कॉल मनी रेट समझिए, ओवरनाइट बोरोइंग। जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा को अचानक से पैसे की जरूरत है, हाँ तो उसमें तो नहीं होता क्या अचानक से, हाँ तो ओवरनाइट बोरोइंग के तो उसमें कुछ भी चार्ज किया जा सकता है मैक्सिमम दिन के लिए ले रहा है। ओवरनाइट बोरोइंग इसको कहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म हो सकता है 3 दिन 4 दिन 1 दिन कैसे भी। हाँ जैसे आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करते हैं ना, तो मिनिमम कितने समय तक का, 7 दिन का, 7 डेज फिक्स डिपॉजिट भी जो भी दे, 6 दिन के अंदर जो होता है उसको, हाँ ओवरनाइट। ठीक है चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। और आपका हो गया एक और अगर है ये, मतलब कि हम समझ जाएंगे कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। इफ द आरबीआई decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? Which of the following would it not do? समझ में आ गया कि अगर आरबीआई डिसाइड करता है क्या कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, 2 तरह की पॉलिसी हो गई, एक कॉन्ट्रैक्शनरी और एक एक्सपेंशनरी, तो अगर ये कर रहा है तो इसमें से कौन सा जो है उसको नहीं करना है। ठीक है तो पहला कट एंड ऑप्टिमाइज the statutory liquidity ratio, the SLR. ठीक है दूसरा इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तीसरा कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। ठीक है बताइए कौन उसको नहीं करना है, ये क्लियर हो गया? बताइए लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है? ऑप्टिमाइज द, और सोचिए कि यहां आते हैं सोचिए एक्सपेंशनरी कब होगा? इतना जल्दी जल्दी भूलिएगा लो तो कैसे होगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है किसका बता दे, इसके बाद तो ब्रीफ क्या पूरा एक्सप्लेन ही कर देंगे, पहले थोड़ा सोचिए।
शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है ना, उसके तहत जो है ये मेंटेन करता है। नहीं समझ में आ रहा है? ये आपको बता दें, ये कब का क्वेश्चन है मालूम है? अभी रिसेंटली ये सब। चलिए आइए के करके आइए। कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। एसएलआर को अगर कट कर रहा है तो इससे क्या होगा? आरबीआई के पास कहा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो रखती है एसएलआर में, स्टेटरी लिक्विडिटी में। तो अगर उसको आप कम कर दीजिएगा तो बैंकों के पास क्या है, ज्यादा जो है वो ये कह रहा है कि एक्सपेंशनरी के लिए क्या उसको नहीं करना है। क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ते आप लोग। RBI decides to adopt an expansionist monetary policy. Which of the following would it not do? या ऐसे 8 साल 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन इसमें से उसको करना है ये पूछता है। अब आपको जो है वो चेक तो कर ही लेगा, ये भी चेक कर लेगा कि आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझे कि नहीं। इसीलिए आजकल क्वेश्चन जो है अलग से नहीं आ रहा है, उसको पूछने का नेचर बदल दिया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर ये पूछा जाए और आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, अब क्या कीजिएगा, रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हम लोग इतना क्लास पढ़े आरबीआई 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 आरबीआई, 10 सवाल बना लिए तो दिमाग जो है कैसे काम करने लगा। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस। ये बेस्ट जो है वे है कि आप इसको कैसे, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, नहीं करना है। हाँ अगर कट करेगा बैंक रेट और रेपो रेट तो क्या हो जाएगा, बैंकों के पास, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही है, यही आंसर। अगर उस हिसाब से भी ये देखें जी। लिखिए एमएसएफ क्या है, एमएसएफ के बारे में लिखना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, marginal standing facility marginal standing facility, it is a rate at which RBI manage liquidity in the banking system and influence short-term interest rates. Short-term interest rate. Short-term interest rates. It was introduced by देखिए MSF marginal standing facility, it is a rate with which RBI manage liquidity in banking system and influence short-term rate, short-term interest rates. ठीक है, the MSF was introduced by the RBI in मई में 2011 as a part of its ongoing efforts to enhance liquidity management. ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। द MSF allow
banks to borrow funds from RBI for a very short durations, typically overnight, at a rate higher than the repo rate. ठीक है? The primary purpose of the MSF is to help banks address any temporary liquidity shortage that may arise and provide a facility for them to access funds immediately when needed. ठीक है? Immediately when needed. ठीक है, चलिए एक और आ जाते हैं तो इससे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन lender of last resort, है ना? ठीक है, lender of last resort usually refers to which of the following? Usually refer to which of the following? ठीक है, पहला है चॉइस, पहला चॉइस लिखिए तो lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. Second, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. Next, lending to governments
to finance budgetary deficits. ठीक है, ये है यूपीएससी 2021. बताइए. इसमें नहीं, ये बता देंगे तब तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी. सोचिए. बताइए. सेकंड. अब इस विषय में हम नहीं जानते हैं, अब आप लोग सोचिए. नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मान लिया जाए. क्वेश्चन आप लोग समझिएगा तो आसानी से बना दीजिएगा. अब यहीं से समझ में आइए कि आरबीआई बैंकर्स बैंक था और आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसको कहते हैं? कि भाई सब कुछ हमारा खत्म हो गया, अब हम आपके पास पहुंच रहे हैं. क्लियर, एकदम सामान्य ऑब्जर्वेशन. मान लो कि हमको इकोनॉमिक्स नहीं भी आता है ना, तब भी हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. जैसे क्वेश्चंस में यही आर्ट है, आपको कैसे, हमको इसमें से करना है, पता लगाना है. अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है. उसके बाद क्या कर रहा है कि लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फिनांस बजटरी डेफिसिट. और सेकंड क्या है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस. यही होगा सर. थर्ड बजट फिनांस करेंगे, डेफिसिट फिनांस में है. कल ही बता रहे हैं कि डेफिसिट फिनांस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो लग रहा था तो बताना ना चाहिए. है? तो अब ये थोड़े इसमें ऑप्शन है कि फादर भी बैंक में है. तो क्या करें, मेरे फादर भी बैंक में, तो ये ऑप्शन में थोड़ा ही आएगा. बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, तो लगभग किसी न किसी के फादर और अंकल तो बैंक से जुड़े जरूर होंगे. हाँ, तो फिर तो इससे क्या हो, इससे आरबीआई थोड़ा ही होगा कि आप आरबीआई जानते हैं. ये कौन सा जवाब हुआ कि भाई फादर हमारे जो है सो बैंक में, तो हम ज्यादा बैंकिंग जाने. क्या हो गया, समझ में आ गया? तो अब समझिए ये क्या है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो लिक्विडिटी वो मेंटेन करना है. यही है. कुछ क्वेश्चन से क्लैरिटी आए कि नहीं आए? अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी कितना इस चैप्टर से पूछ रहा है. मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, या आपका ये आरबीआई बैंकिंग, फिर इधर आप आ जाइए ये पब्लिक फाइनेंस से नेशनल इनकम जो हम लोग किए, जीडीपी और उससे जीएनपी वाला नेशनल. केवल ये 3-4-5 चैप्टर आप कर लीजिए, आपको बताएं कॉन्सेप्चुअली कोई क्वेश्चन. और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की खास बात होती है कि आप समझ गए तो वो आप अगर मतलब हल्का अगर आप प्रैक्टिस भी है ना, तो आप ऑप्शन से निगेट कर लीजिएगा. लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर यू नो यू डोंट नो, जो तथ्य है, मान लीजिए कि कितना रिजर्व है, कितना प्रोडक्शन, ये सब क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन जो अगर आप, अच्छा ये बता दें कि ये याद करके आप नहीं बना पाएगा, पक्का गलत होगा अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो. उसमें है कि आप एक नंबर जो अंदाजा लगा सकते हैं. दो ही तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आएंगे. एक क्या है कि आपको बिल्कुल फैक्ट, और उसमें भी आप देख रहे होंगे, खासकर आप लोग का जो पेपर हो रहा है उसमें नंबर्स इतना मतलब पिक्यूलियर है कि आप एग्जैक्ट अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा. जैसे कि ऑप्शन ऐसे है कि 149.51, 149.52, 149.53, 54 ऐसे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. बैलेंस ऑफ पेमेंट.
है, क्या होगा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं हल्का, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, हम सोचे कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी आप लोग क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपेंड करना है, फिर एक एक जो है रेपो रेट, इसके अलावे भी बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको ये करना है, ठीक है ना। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ जाइए, ये क्या होता है, ये एक तरह का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, किस चीज का, तो टोटल कैपिटल इनफ्लोज टुवर्ड्स योर इकोनॉमी and total capital outflows towards economy। इनफ्लोज मतलब क्या हो गया, कितना कैपिटल आ रहा है, और आउटफ्लोज मतलब कितना कैपिटल जा रहा है। इसी का ये क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, और इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तो अब इसमें बैलेंस ऑफ ये पेमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक जैसे कि ट्रेड हो गया, ट्रेड क्या होता है, व्यापार। तो ट्रेड आप दो चीजों का करते हैं, या तो आप गुड्स का करेंगे, सर्विसेज का करेंगे। कुछ जैसे विजिबल होगा, विजिबल मतलब जो दिखाई दे रहा है, और इनविजिबल्स ये, ठीक है। तो अब इनविजिबल्स जो नहीं दिखाई दे रहा है क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई एनआरआई है बाहर में, वो क्या है, वो किसी को अकाउंट में आपको कुछ मदद कर दिया, कुछ पैसा भेज दिया, ये सर्विसेज। जैसे गुड्स जो है, आप एक डॉक्टर है यहाँ से गए और लगे प्रैक्टिस करने यूएस में, यूएस का कोई डॉक्टर है कि इंडिया में ये प्रैक्टिस करने लगा, ठीक है, या किसी भी तरह से। तो अब ये क्या है कि ये टोटल गुड्स और सर्विसेज, तो जो ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, आपने क्या, ये जैसे हमने यहाँ से इंडिया से, आप मान लीजिए कि आपका भारत और ईरान के बीच में कोई व्यापारिक समझौता हुआ, तो ईरान में आपने क्या किया, ये सामान जो है आपने ये वहां से आपने कुछ आयात किया, तो दो इसमें कंपोनेंट हो जाते हैं ट्रेड में। क्या हो गया, या तो एक एक्सपोर्ट आप करेंगे, या तो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग एग्रीगेट डिमांड में पढ़े भी हैं कि एक्सपोर्ट क्या है, इट इज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, पढ़े हैं ये। अब इसमें एक चीज और देखिए, जो आपका जो निर्यात हो रहा है, मतलब आप चीजों को बेच, तो बाहर बेच रहे हैं, तो सामान कहाँ आ रहा है, सामान बाहर जा रहा है, तो पैसा कहाँ आ रहा है, इंडिया में। तो ये क्या है, गुड फॉर इकोनॉमी। जैसे कि आउटपुट का जो लेवल ऑफ आउटपुट था, उसका क्या इक्वेशन था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टर्म हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड है, तो ट्रेड कब होगा, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट है, तो ये कहा जाएगा दैट योर बीओटी, बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या है, सरप्लस है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ योर एक्सपोर्ट इज लेसर देन इंपोर्ट, मतलब कि इंपोर्ट क्या है, वो ज्यादा हो रहा है, तो बीओटी ये कहा जाएगा, डेफिसिट में जाएगा।
और फिर वही आइडियल सिचुएशन की दोनों क्या है, इक्वल है, तो मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो सामान्य तौर पे आप लोग भी जान रहे हैं कि व्यवहारिक पक्ष ये नहीं है, ये क्या है कि ये हो सकता है कि फॉर एकेडमिक पर्पसेस के लिए हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हो गया? तो ये जो बीओपी है, तो अब देखिए बीओटी हो गया, तो एक ट्रेड हो गया और सर्विसेज हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ योर इंटायर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैपिटल इनफ्लोस और कैपिटल आउटफ्लो, कितना आया और कितना गया। अब इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस ऑफिशियल रिजर्व्स, या इसी को कहीं फॉरेन रिजर्व्स जो क्या है। तो ये हो गया आपका क्या, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, अब जो करेंट अकाउंट जो आप कह रहे हैं, ये क्या है, यही आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो आपका। तो अब अगर मान लीजिए कि आप करेंट अकाउंट डेफिसिट की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट आपका ये ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में हो गया। ठीक है, अब देखिए कि ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन थोड़ा तो पढ़े ही होंगे आप लोग। तो एक इक्वेशन में ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव हो रहा है ना, तीनों एडिशन में है, ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर नेगेटिव में है और इसको क्या है, ये कांस्टेंट मान लीजिए कि बीओपी को क्या होना है, मान लीजिए कि इसको 0 होना है, मतलब कि ये सब जो है ये बैलेंस करना है, तो ये नेगेटिव है। तो इसको कैसे ऑफसेट कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, इसको बढ़ा के कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, तो इसमें जैसे कि इसके कंपोनेंट हो गए, जैसे कि जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआईज आपको इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर और उसमें क्या हो गया आपको, ये जो फॉरेन से आपको जो कैपिटल आ रहा है, ये सब जो है ये किसके हो गए, ये कंपोनेंट हो गए आपके किसके, बैलेंस और ये पेमेंट्स के, ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब अगर ये नेगेटिव है तो इसको ये कौन ऑफसेट करेगा, कैपिटल अकाउंट। हम कह रहे हैं कि अगर एक ऐसी स्थिति है, ऐसा एक सिचुएशन समझिए कि करंट अकाउंट ये जो आपका डेफिसिट मतलब नेगेटिव में जा रहा है, इसको ये तो ऑफसेट कर ही नहीं पा रहा, दैट इवन योर रिजर्व्स आर अनएबल टू ऑफसेट योर डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में? ये अगर कम होगा तो हम क्या करेंगे, यहां से हम उसको कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास इतना है कि हम इसको, हमारा अगर ट्रेड जो है, यही तीन कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कभी समझिए, ये तीन चीज है। तो अब अगर ये डेफिसिट है हमारा, तो इस डेफिसिट को कैसे पूरा करेंगे, यहां से। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये तो पूरा कर ही नहीं पा रहा है, इवन ये भी नहीं कर पा रहा है जो रिजर्व्स जो है, तो दैट इज अ सिचुएशन व्हेन वी से दैट देयर इज ए बीओपी क्राइसिस इन इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब कहा जाएगा, दैट इवन योर रिजर्व्स आर अनेबल टू ऑफसेट योर डेफिसिट। बात समझ रहे हैं, जैसे कि जब घर में स्थिति है, गुल्लक का पैसा जब तोड़ने की बारी आ जाए, तो मतलब क्या है कि संकट और विकट जो मतलब काफी संकट जो है वो बड़ा है, तो ये कुछ वही है। तो जब बीओपी क्राइसिस होगा, तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसको आप लोग जानते भी होंगे, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करता है, ये फिनांस करता है। तो आईएमएफ कब करेगा, जब बीओपी क्राइसिस होगी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है।
और ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स या फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट हो जाते हैं, तो इसमें जैसे कि अब फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इसके जो कंपोनेंट हो गए उसमें हो गया एक को कहते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR एक तरह से ये क्या है, ये कोटा सिस्टम होता है, ये करेंसी आप समझिए इसको IMF की, ठीक है। फिर हो गया आपका गोल्ड के रूप में, फिर उसको बोलते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन, और होता है FCA, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी सेट्स, मतलब फॉरेन करेंसी के रूप में ये क्या होता है, ये रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और ये कौन रिजर्व रखता है, ये RBI रखता है, मतलब इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज जो है ये। तो अब ये समझिए कि ये आपके रिजर्व्स हैं, और ये रिजर्व्स भी क्या हो गए, ये आपके रिजर्व्स जो हो गए, ये भी क्या है, ये सक्षम नहीं है आपके इस जो है डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए। तो कहा जाता है कि देयर इज अ बीओपी क्राइसिस इन योर इकोनॉमी। तो अब अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में एट प्रेजेंट अभी इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, अभी हम लोग सरप्लस में है, करंट अकाउंट सरप्लस है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली 3% के करीब अगर डेफिसिट होता है तो उसको एक्सेप्टेड कहा जाता है, और ये करंट अकाउंट फिस्कल डेफिसिट के साथ जब दोनों मिलेगा तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्विन डेफिसिट, इसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। तो ये जो है यही इसका, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।